कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज आप सुनने जा रहे हैं सैयद मुस्तफ़ा सिराज की रचना छाया संगिनी। मुख्य पात्र हैं योगेंद्र नाथ, हेरंब मित्र, मनोरंजन बाबू, मंसूर साहब और सुमति। कहानी पाठ एवं सभी चरित्र में किशोर, सुमति के चरित्र में रामेश्वरी। लीजिए प्रस्तुत है छाया संगिनी। इस मकान में छत पर कमरा मिलने पर खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहा था मैं। 18 बाय 14 का कमरा और किराया मात्र 100 रुपए। किस्मत वाली बात ही है। छत एस्बेस्टस की है तो गर्मियों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, होने दो। गर्मियों में रात को छत पर सो लेंगे। छत भी खूब बड़ी है, चाहो तो खेल भी सकते हो। ईस्ट कोलकाता में ऐसे मकान बहुत कम ही हैं। रेलवे लाइन, कब्रिस्तान, कल कारखाने और चारों तरफ पेड़ पौधे। आसपास कुछ नए मकान भी हैं, लेकिन सब कुछ मिला जुला कर थोड़ा खाली खाली ही लगता है, खासकर रात के समय। मकान मालिक एक मुस्लिम है। चितपुर में धागों का बड़ा कारोबार है। मेरे दोस्त प्रद्युत आयकर विभाग में बड़े अफसर हैं। उन्हीं के कारण चौथी मंजिल के छत पर मुझे ये कमरा मिला। सुना है मकान मालिक इस बिल्डिंग में एक मंजिल और बनाना चाहते थे, लेकिन कॉरपोरेशन के झंझट के कारण ये नहीं हो पाया। पढ़ने लिखने के लिए ये कमरा एकदम उपयुक्त है। मैं रहता था मिर्जापुर के एक मेस में, जो कि लेखन कार्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। प्रद्युत ने खुद से ये मकान ढूंढकर मुझे दिया और कहा, इस बार विश्व साहित्य के बराबर का कुछ लिखना योगेंद्र, नहीं तो ठीक नहीं होगा। प्रदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेखन कार्य करके एक दिन जरूर ज्ञानपीठ पुरस्कार लूंगा, ये उसका दृढ़ विश्वास है। कमरे में रंग रोगन करवाने और सजाने में जो खर्चा हुआ था, उसे लिखकर छपाकर वसूल करूंगा, ये सोचकर चेयर टेबल पर बैठा था। किंतु हरिओम, दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। पूरी तरह खाली है। सोच रहा था नई जगह पर जाकर जैसे नींद नहीं आती, वैसे ही कलम भी नहीं चलती। ये शून्यता कुछ दिन में ही चली जाएगी। हफ्ते भर बाद की ही बात है। दोपहर के समय सीढ़ी से उतर रहा था, मैंने देखा दूसरी मंजिल के एक घर के सामने एक युवती खड़ी है। नजरें मिलते ही हंसते हुए मुझे नमस्कार करते हुए बोली, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, क्यों नहीं। आप क्या लेखक योगेंद्र नाथ हैं? ऐसे मामलों में चौंक जाना स्वाभाविक है, इसलिए धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, आपने कैसे जाना? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखा है। इसके अलावा आपको देखकर ही लगता है। ऐसा? आप जब रास्ते पर चलकर जाते हैं, तब आपका सर नीचे की ओर रहता है। हमेशा कहानी के प्लॉट के बारे में सोचते होंगे। मैंने गौर से लड़की को देखा। शादीशुदा थी। उम्र 22-24 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चेहरे पर जैसे एक लड़कपन सा अभी भी है। उसने भी मुझे गौर से देखा। स्वाभाविक है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या आप इस फ्लैट में ही रहती हैं? लड़की ने बड़े अनमने ढंग से कहा, रहती थी, अब बीच बीच में ही आती हूँ। जानते हैं, इस फ्लैट से कैसा एक अपनापन सा हो गया है। कहते ही तुरंत प्रसंग को उसने बदल दिया। अच्छा, आपसे एक अनुरोध करूँ? हाँ, बिल्कुल कीजिए। यदि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपको बताऊं, तो क्या आप उपन्यास लिखेंगे? बहुत ही रोमांचक है मेरी कहानी। इसका दिमाग तो ठीक है ना? सब गोलमाल लग रहा है। हालांकि
हर कोई ये सोचता है कि उसका जीवन रोमांचकारी है और उस पर एक उपन्यास लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसके मामले में एक अप्राकृतिक भाव बीच बीच में दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें ही बात कर रही थी। मस्तक पर साफ साफ 3 रेखाएं और आंखों के नीचे का रंग थोड़ा सा बादामी। क्यों, बीमार है क्या, या इसे नींद नहीं आती? मैंने कहा, पहले सुनूंगा फिर बताऊंगा, लेकिन यहां खड़े खड़े तो नहीं हो पाएगा। मैंने क्या ऐसा कहा? अगर दिक्कत ना हो तो आपके घर पर ही बैठ सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। हिस्टेरिक टाइप। दुविधा में पड़ के बोला, अब अभी तो मैं निकल रहा हूं। कुछ कहने के लिए होंठ हिले ही थे कि पीछे के फ्लैट का दरवाजा खुला। मैं पलटा। बिल्डिंग के बाकी लोगों से अभी परिचय नहीं हुआ। थोड़ी हिचक भी हुई। ऐसे 2 माले के बीच खड़े होकर एक लड़की से बात कर रहा हूं। लोग क्या सोचेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। सिर पर कम बाल वाले एक वृद्ध व्यक्ति सामने आकर मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हुए बोले, किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं, मैं 4थी मंजिल में ऊपर रहता हूँ। वृद्ध ने नमस्कार करते हुए हंसते हुए चेहरे से कहा, ओह, तो आप नए किराएदार हैं। नाम क्या है आपका? जी, योगेंद्र नाथ। अच्छा। मेरा नाम हेरंब मित्रा है। बोलकर वृद्ध व्यक्ति दूसरे फ्लैट के दरवाजे की तरफ, जहां मैं उस लड़की से खड़े होकर बात कर रहा था, आंखें नचाकर उस तरफ देखते हुए बोले, मनोरंजन बाबू से मुलाकात हुई या पहले से ही जानते हैं? इतने में मैं पलटकर देखा, वो लड़की अब वहां नहीं थी। कब चुपके से उस मनोरंजन बाबू के फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, पता नहीं चला। लगता है वहां उसका आना जाना है। मैंने कहा, नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हेरम बाबू के आंखों में फिर से संदेह की छाया पड़ी। बोले, किसी से बातें कर रहे थे शायद आप। बातों की आवाज सुनकर ही तो मैंने दरवाजा खोला। एक लड़की के साथ। उसने बताया पहले वो इसी 4 नंबर फ्लैट में रहती थी, इसीलिए बीच बीच में मिलने आती थी। विषय को मैंने समझाने की कोशिश की ताकि हेरम बाबू कुछ ऐसा वैसा ना सोच ले। हेरम बाबू ने घूरते हुए पूछा, लड़की इसी 4 नंबर फ्लैट में रहती थी? दिखने में कैसी थी बताइए तो। मैंने बताया वो दिखने में कैसी थी। सुनते सुनते हेरम बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनने के बाद बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़ गए 4 नंबर फ्लैट के दरवाजे की तरफ। फिर तभी आवाज में मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये देख रहे हैं आप? देखते ही मेरे होश उड़ गए। आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। सीढ़ी चढ़ते ही दूसरे माले पर आमने सामने 2 ही फ्लैट हैं। तो फिर वो गई कहां? बिना आवाज के नीचे उतर गई? वो भी हो सकता है। हेरम बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, आप नए आए हैं साहब, एक बात बताता हूं, सुनिए। ये घर ठीक नहीं है। हम लोग तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हो सके तो आप भी चले जाइए। हर कोई यही कोशिश कर रहा है। आपको पता है, इस घर में 2-3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रह पाता। 4थे माले पर भी आप अगर पूछेंगे तो कोई भी 2-3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। हाथ को झटक कर हेरम बाबू फुर्ती से घर में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिए। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा ही रह गया। नौकरी चाकरी कभी की नहीं। दिन का ज्यादातर समय
मैगजीन और प्रकाशकों के दफ्तर में बैठकर गप्पे मारने में ही बिता देता हूँ। शाम को लौट के लिखने बैठता हूँ। रात को 9 बजे पास के ही एक होटल में खाना खाने जाता हूँ। उस दिन की बात को सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। हेरम बाबू की बात पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था। एक पूरी हंसती खेलती जिंदा लड़की जिसने मुझसे इतनी देर बात की, वो एक भूत है। इसका मतलब वो लड़की किसी कारण से हेरम बाबू से नजरें बचाकर मुझे बिना बताए नीचे उतर गई। उसको जानने में और कौतूहल हुआ, इसीलिए शाम को 7 बजे लौटकर दूसरे माले के 4 नंबर फ्लैट के दरवाजे का बेल बजाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आवाज आई। कौन चाहिए? मनोरंजन बाबू हैं क्या? पूरा दरवाजा खोलकर एक खाली बदन में लुंगी लपेटे हुए मेरे ही हम उम्र तगड़े इंसान ने कहा। आप तो इसी बिल्डिंग में आए हैं ना? जी, मेरा नाम योगेंद्र नाथ है। आपस में नमस्कार का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद मनोरंजन बाबू ने कहा, मिलकर खुशी हुई। कुछ ज़रूरी काम था क्या योगेंद्र जी? बुरा मत मानिएगा, मेरी सुबह शाम एक्सरसाइज करने की आदत है, तो तभी मैंने ध्यान दिया मनोरंजन बाबू का शरीर पसीने से तरबतर था। लुंगी किसी तरह फंसी हुई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, फिर कभी आकर बात कर लूंगा। मनोरंजन बाबू ने आंखें छोटी करके पूछा, बहुत ज़रूरी है तो कह दीजिए। नहीं नहीं, आप अपना व्यायाम पूरा कर लीजिए। ये कहकर मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला गया। खुले छत में खड़े होकर अपने घर की तरफ देखा। अंधेरे छत में मेरा घर भूतिया लग रहा था। थोड़ा सा डर सा लगा। सोचा कल से घर के बाहर एक लाइट की व्यवस्था कर लूंगा। जाते वक्त जलाकर जाऊंगा। इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा, बढ़ने दो। शाम को अंधेरे में चोर डकैत आकर छुपे रह सकते हैं। इस नाम से इलाका कुछ बदनाम भी है। इतने में ही एक बात का ख्याल आया। मनोरंजन बाबू व्यायाम करते हैं। छत का दरवाजा तो टूटा हुआ है। मकान मालिक ने इसे बनवाना भी चाहा था, लेकिन मनोरंजन बाबू छत पर भी तो ये काम कर सकते हैं। क्यों नहीं आते? जो सुबह शाम व्यायाम करते हैं, मैंने तो ज्यादातर लोगों को ऐसे ही देखा है। 7 दिन हो गए मुझे यहां आकर, लेकिन किसी भी फ्लैट के लोगों को छत पर आते नहीं देखा। कपड़े ही सुखा जाते आकर। क्यों नहीं आते इस छत पर? सोचते सोचते सिहरन सी होने लगी। फिर अंधेरे छत पर डर के इधर उधर भूत ढूंढते ढूंढते झटपट दरवाजा खोलकर स्विच दबा के लाइट जला दी। थोड़ा डर कम हुआ। पलंग पर पैर झुलाकर दोपहर लड़की से हुई मुलाकात के बारे में सोचने लगा। उसमें भूतिया जैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। हाँ, थोड़ा पागल जरूर लग रही थी। और एक बात, मुझे रास्ते पर चलते हुए कब देखा उसने? लगातार 2 सिगरेट खत्म की मैंने। उस तरफ से भारी आवाज में किसी के बुलाने पर डर गया था मैं। कौन? मैं मनोरंजन। ओ आइए आइए, परम सौभाग्य। भूतिया छत पर बलिष्ठ व्यायाम करने वाले तगड़े पुरुष की उपस्थिति मुझे हास्यकर ढंग से साहस दे रही थी। मनोरंजन बाबू ने कहा, अरे यहाँ तो अंधेरा है, एक काम कीजिएगा, यहाँ एक लाइट की व्यवस्था कर दीजिए। एक नहीं, 2। एक आपके कमरे के दरवाजे के ऊपर और एक उस तरफ सीढ़ी के पास। मकान मालिक बहुत कंजूस है। मनोरंजन बाबू ने कमरे में घुसकर
प्रशंसा की नजरों से सब कुछ देखते हुए बोले। वाह, घर तो बढ़िया सजाया है आपने। खैर, आपके बारे में पूछता हूँ, क्या करते हैं? ये इंसान तो पुलिस जैसा है, थोड़ा दबंग भी है। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तभी उन्होंने बात काटते हुए कहा, तभी मैं सोचूं, योगेंद्र नाथ नाम सुना सुना लग रहा है। तो वो आप ही हैं? अरे, अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका में आपकी कहानी पढ़कर मैं चाम्ड हो गया। सौभाग्य मेरा, मैं आपसे मिला। चाय की व्यवस्था है। हीटर जला के केतली चढ़ाकर बोला, आप क्या करते हैं? दरबान ही कह सकते हैं। एक फर्म में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। फैमिली के साथ हैं या अकेले? ना, आपके जैसे ही, बिल्कुल अकेले। फैमिली बाद में लेकर आएंगे शायद। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी अभी जीवित हैं, बड़े भैया के पास दिल्ली में रहते हैं। मैं कंपनी के पैसे से इतने बड़े फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं रहा जा सकेगा। क्यों, बताइए तो। घर तो अच्छा ही है। अच्छा? कितना अच्छा है आपको भी पता चल जाएगा, रह के देखिए ना। क्यों, भूत प्रेत है क्या यहाँ पर? बोलूंगा तो विश्वास करेंगे? इस बिल्डिंग में सभी लोगों ने एक लड़की को देखा है। शुरू में बात करने पर पता ही नहीं चलता वो कौन है, बाद में पता चलता है। मुझे भी शुरुआत में पता नहीं चला। अचानक एक छुट्टी के दिन दोपहर को किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। खोल के देखा तो एक 20-22 साल की लड़की सामने खड़ी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मुझे भी शुरुआत में पता नहीं चला। अचानक एक छुट्टी के दिन दोपहर को किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। खोल के देखा तो एक 20-22 साल की लड़की सामने खड़ी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मुझे बिना पूछे अचानक उसे घर के अंदर घुसते हुए देखकर मैं थोड़ा परे हट गया। घुसते ही सभी कमरों में, बाथरूम में, बालकनी में, किचन में जा जाकर देखने लगी। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने पूछा उससे, अरे आप हैं कौन, बात क्या है? बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे साहब। ये कह के मनोरंजन ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। सवाल सुनकर कैसे ठंडी आंखों से हंसने लगी। बोली, मैं इसी फ्लैट में रहती थी, याद आ गई इसलिए देखने चली आई। जो भी हो, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, सुमति। उसके पति का कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, यहीं कहीं आसपास ही है। उसके बाद फिर वो बाथरूम में घुसी, और बाथरूम में क्या घुसी, निकलने का नाम ही नहीं। 1 घंटा बीत गया। मैंने सोचा मिर्गी विर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा। बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखने के लिए गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, धक्का देते ही खुल गया। उसके बाद मनोरंजन बाबू ने अपने कंधे को ऊपर करते हुए कहा, क्या देखा आपने? पूरी तरह नग्न डेड बॉडी उस लड़की की। क्या बात कर रहे हैं? गला कटा हुआ, तब भी खून बह रहा था। पूरे बाथरूम का फर्श खून से लाल। आप तो मुझे देख ही रहे हैं साहब, मैं थोड़ा साहसी ही हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलते ही देखा सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। ऐसा लगा जो भी देखा वो सब कुछ गलत है, हेलुसिनेशन, और कुछ भी नहीं। मनोरंजन चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा, फिर मैं सर पर हाथ रखकर वापस बेडरूम में आया। देखा फिर से हेलुसिनेशन। वो लड़की मेरे पलंग पर पैर झुलाकर बैठी है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। इसी वक्त में चिल्लाया, क्यों रे हरामजादी, भूतनी कहीं की। मनोरंजन बाबू उसके बाद हा 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 करके हंसने लगे। उसके बाद क्या? मैं चिल्ला के उसकी तरफ झपटा। इसके बाद शुरू हुआ हमारे बीच चोर पुलिस का खेल।
किसी भी तरह पकड़ नहीं पा रहा था उसको। लड़की इस कमरे से उस कमरे होते हुए फिर सीधे मेन दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। सीढ़ी से उतरने की आवाज सुनी, फिर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चाय की केटली आवाज कर रही थी। बाहर रात थोड़ी ठंडी होने लगी थी। ट्रेन की आवाज जोर से सीटी मार रही थी। मनोरंजन की बातों पर विश्वास करूं या नहीं, समझ नहीं पा रहा था। दोनों कुछ देर तक चुप ही रहे। थोड़ी देर बाद चाय पीते पीते मैंने पूछा, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा उसे? मनोरंजन बाबू ने चाय गले से गटक कर अपना सिर हिलाया। वो हाँ था या ना समझ नहीं आया। उन्हें एक सिगरेट देकर खुद भी जलाकर मैंने कहा, आप में बहुत हिम्मत है साहब, बाथरूम जाने में डर नहीं लगता? मनोरंजन बाबू हंसने लगे। एक बात जानते हैं, भूत अगर स्पष्ट होकर सामने आ जाए तब भूत जैसा कुछ लगता नहीं। इंसान को तब उतना डर नहीं लगता, रोज की बात हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बीच बीच में तो ये भी लगता था कि क्यों वो मुझे अच्छे से नहीं दिखती है। तो फिर घर बदलने की बात क्यों सोच रहे हैं? पता है, रात को बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब भी नींद खुलती है ऐसा लगता है पत्नी के जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है। ठीक पता चलता है। और ऐसा भी लगता है कि वो मेरे बदन से सटी हुई है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ही सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो एक पुरुष हूं और बैचलर भी। मैं उस समय पूरी तरह उत्तेजित हो जाता हूं। आपको कुछ कहना था ना? नहीं, कुछ खास नहीं, इसी बारे में जानना था। आपको कैसे पता चला? हिरम जी ने कुछ कहा क्या? नहीं, सुमति के साथ आज आपके घर के दरवाजे के सामने। अच्छा, समझ गया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सुमति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किसी तरह मन से डर निकल जाए बस। मनोरंजन बाबू चले गए। शायद खुद को साहसी दिखाने के लिए ही तेज कदमों से छत से नीचे उतर गए। सीढ़ी से पैरों की आवाज़ चले जाने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा और मुड़ते ही कांप उठा मैं। मेरे पलंग पर सुमति पैर झुलाकर बैठी हुई है। उसने बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी और पूरे शरीर में गहने पहने हुए हैं। सर पर जूड़ा और जूड़े में फूलों का गजरा। पूरी तरह नई दुल्हन लग रही थी। मैं पत्थर की तरह खड़ा देखता रह गया। गले से आवाज तक नहीं निकली। उसके बाद मुझे चक्कर आ गया। होश आया तो देखा मैं दरवाजे की चौखट पर गिरा पड़ा हूं। शुरू में कुछ सेकंड तक मामला समझ में नहीं आया, फिर उठकर बैठा। बाएं घुटने में दर्द हो रहा था। लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ। घर की लाइट वैसे ही जल रही थी, लेकिन सुमति का भूत वहां नहीं था। मनुष्य का यही स्वभाव है। भूत के डर से ज्यादा घुटने के दर्द के कारण भूत पर गुस्सा आ रहा है। इस समय अगर फिर से सुमति का भूत दिखता तो मैं पकड़कर पीट ही देता उसको। मनोरंजन के साथ भी यही हुआ होगा। गुस्से के कारण पूरे घर में दौड़ भागकर हंगामा मचा दिया। अकेले कमरे में घूंसा तान के किसी को डांट रहा हूं, ये अगर कोई देख लेता तो मुझे पागल ही समझता। ठीक उसी समय दूर से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। और मेरा सारा साहस कहीं गायब हो गया। तभी मैंने दरवाजा बंद किया
और पलंग पर बैठ गया। उस रात बिना खाए ही सो गया और बाहर निकलने का साहस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उस रात को और कुछ भी नहीं हुआ। एक पेन किलर खा के सो गया मैं। सुबह सीधे पहुंच गया मकान मालिक मंसूर हुसैन के घर पर। मुझे देखकर थोड़ा घबरा सा गए और पूछे, बीमार है क्या राइटर बाबू? तशरीफ रखिए। सीधे पूछा। दूसरे माले के 4 नंबर फ्लैट में एक लड़की का खून हुआ था, माजरा क्या है, जरा खुलकर बताइए तो। मंसूर साहब मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन वो तो 1 बरस पहले की बात है। पुलिस पता नहीं कर पाई, केस खारिज हो गया था। ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं राइटर बाबू? उस लड़की का नाम सुमति देवी था, है ना? हाँ हाँ, और उसके खासम का नाम माखन बाबू था। बोल के मंसूर साहब गले की आवाज को थोड़ा धीमा किए। माखन बाबू ने ही अपने जोरू का कत्ल किया था, समझे राइटर बाबू? पुलिस को पैसे खिलाकर मामला दबा दिए थे। क्यों खून किया था अपनी बीवी का, पता है आपको? वो उनको शक हुआ था, दूसरे आदमी के साथ मोहब्बत कर रही थी। कौन था वो दूसरा आदमी? हमने सिर्फ अपने कानों से सुना, कोई गौतम बाबू के साथ मोहब्बत थी, उसके घर पर आना जाना भी था। एक दिन माखन बाबू ने उसको पकड़ लिया, झमेला भी हुआ बहुत। लेकिन हुआ क्या राइटर बाबू? कुछ नहीं, सिर्फ जानने का इरादा था। बोलकर खड़ा हुआ। मंसूर साहब ने हंसते हुए कहा, बैठिए बैठिए, जरा चाय पी कर जाइए। बैठना पड़ा। घर पर सुमति वाली बात भी बताई। मंसूर साहब ने ध्यान ही नहीं दिया और देंगे भी नहीं, पता था। उनका कहना था सारा दिन रेलगाड़ी कल कारखाने की आवाज से परेशान होकर ही किराएदार चले जाते हैं। लेकिन हाँ, भूत के डर से भी चले जाते हैं। भूत रहे या ना रहे, पास में ही कब्रिस्तान है, हमेशा मुस्लिम मैयत लेकर जाते हैं वहां। सब लाशों को कब्र देना घर से दिखता है। ये सब नजारा देखकर किराएदार घबरा जाते हैं। बीच में माखन बाबू कहां रहते हैं जानना चाहा। मंसूर साहब ने कहा, सुना है आसपास ही कहीं रहते हैं, ठीक ठीक बता नहीं पाऊंगा। आप दरबान को एक बार पूछ लीजिए, वो ठीक बता पाएगा, क्योंकि घर छोड़ने के बाद माखन बाबू की जितनी चिट्ठी पत्री आती थी वो दरबान ही उनको दे आता था। दरबान से खबर लेकर उनके पते पर गया, लेकिन वहां भी माखन बाबू नहीं मिले। पता चला उस जगह को भी छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाद के 2 दिन सुमति से और मुलाकात नहीं हुई। मैं मन में कामना कर रहा था कि वो एक बार आए ताकि उसकी हत्या की कहानी मैं उसके ही मुंह से सुन पाऊं। इन 2 दिनों में मनोरंजन बाबू ने मेरे घर पर आके बातें की। सुमति के बारे में चर्चा भी हुई, लेकिन वो सुमति के पति या प्रेमी किसी को भी नहीं पहचानते हैं। मनोरंजन के बिस्तर पर सुमति के भूत के लेटे रहने वाली बात पर भी चर्चा हुई थी। मनोरंजन ने हंसते हुए कहा था, सुमति का भूत रोज ही रात को मेरे पास सोने आता है। धीरे धीरे अब ये आम बात हो गई है, अब और उतना उत्तेजित नहीं होता हूं। ये इंसान अपने शरीर को लेकर ही जिंदा है, इसलिए उत्तेजना के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता इसको। चिढ़ होती है मुझे,
लगता है व्यायाम करने वाला इस कसरती बदन का इंसान मुझे जताना चाहता है कि स्वस्थ और तगड़े लोग ही औरतों की एकमात्र इच्छा होते हैं। इसलिए सुमति मरने के बाद भी उसके लिए पागल है और रोज उसके पास सोई रहती है। सुमति क्या सोचते हैं अपने आप को मनोरंजन, क्या पता इनसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई होगा। रात को सोए सोए कह रहा था, सुमति मेरी बहन, मैं डरूंगा नहीं, एक बार मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो। तुम अपनी लाइफ हिस्ट्री सुनाओगी बोल रही थी ना। रेल यार्ड से सीटी बजाकर रात की ट्रेन चली गई। कितनी देर तक उसकी आवाज आती रही। उसके बाद शायद कब्रिस्तान से एक हवा चली। वो हवा साए साए करती हुई इस घर को छूते हुए दूर चली गई। हेमंत रात के नक्षत्र पुंज में क्या सुमति की आत्मा एक महाकाश से दूसरे महाकाश में विचरण कर रही है? क्या वो मेरे सामने अपमानित होकर मनुष्य के प्रति दुख और घृणा से अमृत्यगामिनी हो गई है? क्या अब और लौट के नहीं आएगी पृथ्वी पर? क्या सुमति हमेशा के लिए चली गई है अपने दूसरे माले के चौथे फ्लैट की यादों को छोड़ के? खुद के प्रति नाराज होकर छटपटाते हुए बीती दो रात। सुमति नई दुल्हन के भेष में मुझे अपनी कहानी सुनाने आई थी। मूर्खों के जैसे आचरण किया था मैंने। उसे देखकर मेरा डरना उचित नहीं हुआ। जब मृत लोग जीवित इंसान के सामने आते हैं तब वो डराने नहीं आते। अगर डराने आते तो विकृत चेहरे बनाकर आते। सुमति आई थी मनुष्य के अस्तित्व और चेहरे को लेकर, जिस चेहरे और अस्तित्व में वो अकेली ही बची थी अपने छोटे से संसार में। इतने सरल सत्य को ना समझकर कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने। सुमति नहीं आई। जरूर उस लड़की को अभिमान हुआ है। उसे ध्यान करते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुमति, मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं करूंगा। तुम आओ, तुम आओ। आए मनोरंजन। अगली रात को बार बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौंक उठा था। सुमति है क्या? दूसरे ही पल याद आया, वो तो आत्मा है बिना शरीर की, सर्वगामिनी। दरवाजा या दीवार कुछ भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। मनोरंजन हड़बड़ा कर घर में आए। हाँफ रहे थे वो। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ मनोरंजन बाबू? मनोरंजन बाबू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, दोनों आंखें लाल। इशारा करके उन्होंने पानी मांगा। सुमति ने मुझे पकड़ा हुआ था, जानते हैं। नींद खुली तो पता चला वो मुझे कस के पकड़ी हुई है। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद पता चला पूरा बदन बर्फ के जैसे ठंडा है। मुझे सहन नहीं हो रहा था, थोड़ी भी उत्तेजना नहीं हो रही थी। उसके बाद ऐसा लगा वो मेरा गला दबा रही है। मेरा दम घुटने लगा था। जोर जबरदस्ती करके छुड़ाने की कोशिश की। उसके बाद अचानक वो दरवाजे की तरफ देखकर एक जानवर की तरह दहाड़े। हरामजादी, आज तू नहीं या मैं नहीं। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। क्या सोचा है तूने? क्या सोचा क्या है तूने? मनोरंजन बाबू जानवर की तरह गरजते हुए एक छलांग में दरवाजे की तरफ चले गए। उसके बाद छत पर मैंने दौड़ने भागने की आवाज सुनी। मैं बाहर निकलकर पुकारा, मनोरंजन बाबू! क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अंदर चलिए। मनोरंजन बाबू सीढ़ी से उतर गए। उनकी गर्जन मैं अब भी सुन पा रहा था। इंसान के मुंह से इतनी विभत्स आवाज निकल सकती है, ये पहली बार सुना था।
सीढ़ी से उतरते हुए फिर उनको पुकारा। मनोरंजन वो सुने ही नहीं। मामला क्या है जानने के लिए मैं सीढ़ी से नीचे उतरता गया। मनोरंजन बाबू तब भी गरज रहे थे। उसके बाद वो रास्ते पर निकल गए। पीछे पीछे दौड़ते हुए मैं पुकारता जा रहा था। वो रास्ता सीधे चला गया रेलवे ब्रिज के नीचे से। एक सीढ़ी से नीचे उतरकर देखा मनोरंजन बाबू दूसरी सीढ़ी से रेल ब्रिज के ऊपर चढ़ गए हैं। ऊपर रेलवे ब्रिज पर रेलवे यार्ड की रोशनी आ रही है। मनोरंजन बाबू सिर्फ अंडरवेयर में भागते जा रहे हैं। इतनी देर में मैं यह देख पाया। फिर से चिल्लाया, मनोरंजन बाबू। उसके बाद हाँ, साफ साफ मैंने देखा सुमति को, लेकिन अब उसकी मूर्ति छायामयी है। मनोरंजन बाबू भी छाया मनुष्य की तरह दिख रहे थे। तो दोनों हाथ उठाकर रेल लाइन की तरफ भागने लगे। उसके गले से गुर्राने की आवाज आ रही थी। मैं रेलवे ब्रिज पर चढ़ गया। उस तरफ कब्रिस्तान था। बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ कब्रिस्तान डरा रहा था। उसके अंदर अंधेरा, ऊपर की तरफ हल्का उजाला था। उसी समय एक हवा का झोंका साए साए करते हुए आया। वो हवा का झोंका और तेज हो गया। कब्रिस्तान के पेड़ हिलने लगे। तभी लोड शेडिंग हुई और पूरे इलाके की लाइट चली गई। अंधेरे में रेलवे लाइन के पास चलते चलते चिल्लाकर फिर से पुकारा, मनोरंजन बाबू। कोई जवाब नहीं मिला। आसमान एकदम साफ था। तारे चमक रहे थे। कहीं भी मेघ का नामो निशान नहीं था। फिर भी वो हवा तेज होते हुए आंधी का रूप ले ली। इतनी तेज आंधी में मुझे रुकना ही पड़ा, नहीं तो मैं गिर जाता। उसी वक्त दूर रेल के इंजन की रोशनी दिखाई दी। मनोरंजन बाबू अब रेलवे लाइन के बीचों बीच स्लीपर के ऊपर पैर रखते हुए भागते जा रहे थे, लेकिन सुमति अब कहीं भी नहीं दिख रही थी। फिर देखा ट्रेन की रोशनी और पास आती जा रही थी। पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी मध्य रात की डाउन ट्रेन। इधर हवा पूरी रफ्तार से बह रही थी। इस वक्त जोर की आंधी और ट्रेन की रोशनी में मनोरंजन को टकराते हुए देखा। उसके बाद जमीन को थरथराते हुए वो ट्रेन मेरे पास से आगे गुजर गई। ट्रेन के चले जाने के बाद कांपते कांपते वहीं बैठ गया, क्योंकि मैं जान गया था मनोरंजन के साथ क्या हुआ होगा। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद लगा आंधी थम गई है। तब मैंने धीरे से उठने की कोशिश की और मेरे बहुत करीब से किसी ने कहा, भैया। कौन? वो अंधेरे में रेलवे लाइन के पास खड़ी थी। सुमति ने कहा, मैं सुमति भैया कहकर पुकार रही हूँ। हाँ 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 बहन, सुना मैंने। मुझसे बहुत नाराज है ना भैया? नहीं बहन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आओ यहाँ के बैठो, तुमसे बहुत कुछ कहना है। सुमति छायामय होकर खड़ी रही और बोली, मुझे भी कुछ कहना है। मेरी कहानी पर भी आपको उपन्यास लिखना पड़ेगा भैया। हाँ, मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन मनोरंजन की क्या कहानी है सुमति? अपनी आंखों से ही तो देखा आपने, उसे मैंने कैसी सजा दी। लेकिन क्यों सुमति? अब भी नहीं समझ रहे हैं आप? सुन के चौंक गया। सुमति, क्या मनोरंजन ने ही तुम्हारा खून किया था? हाँ, उसका असली नाम गौतम है। वह मेरे पति का दोस्त था। एक दिन दोपहर के वक्त वो आया था। मैंने बिना कुछ सोच दरवाजा खोल दिया। मुझे अकेला पाकर मुझ पर टूट पड़ा और उसके बाद सुमति, मत रो सुमति, मैं समझ सकता हूँ।
उस वक्त क्या हुआ होगा। तुम्हारे नारित्व का अपमान करके भी शांति नहीं मिली उस शैतान को। बाद में तुम अपने पति को सब बता ना दो, इसलिए उसने तुम्हारा खून कर दिया था। उसके बाद भी वो तुम्हें भूल नहीं पाया था। इस फ्लैट को किराए पर लिया, तुम्हें पाने की इच्छा से वो मुक्त नहीं हो पाया। रोज रात को अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ी मुझ पर। किसी ने चिल्ला कर कहा, अरे खबरदार! बिजली की तेजी से दोनों हाथ उठाकर कहा, दोस्त! रेल यार्ड में अंधेरे में बैठा हूं। अगर जवाब नहीं देता तो रक्षा वाहिनी अंधेरे में ही मुझे गोली मार देती। मैंने देखा सुमति की छाया मूर्ति धीरे धीरे दूर चली जा रही है। बंदूकधारी ने आकर कहा, प्यार कर रहे थे बाबू लोग, ये प्यार करने की जगह नहीं है। जाओ, चले जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। जाओ, भाग जाओ यहां से। उसके बाद वो टॉर्च की रोशनी में सुमति को ढूंढने लगे। नहीं मिलने पर हताश होकर एक ने कहा, भाग गई शर्म से। मैं चला आया। रेलवे ब्रिज की सीढ़ी से जब धीरे धीरे उतर रहा था तब इलाके की लाइट आ गई। गौतम उर्फ मनोरंजन की लाश को अब सुबह ही देखाऊंगा। आप सुन रहे थे सैयद मुस्तफ़ा सिराज की लिखी हुई कहानी छाया संगिनी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।